हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रा। तो आज हम ब्रिटिश लिटरेचर के 50 क्वेश्चंस करेंगे और आप में से जिसने भी अगर ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो भी 10 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड मॉडर्निज्म चैलेंज ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज इन लिटरेचर एंड आर्ट। एक तो था मॉडर्निज्म और एक था विक्टोरियन। जो विक्टोरियन एरा था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले के विक्टोरियन एक्चुअली क्वीन थी, उनका एरा था। उसमें जो भी लिटरेचर लिखे गए उसको विक्टोरियन एरा कहा गया। और जो मॉडर्निज्म था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आया था। तो मॉडर्निज्म ने विक्टोरियन वैल्यूज को कैसे चैलेंज किया, आप प्रपोज करके ऑप्शन पर ही अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, बना इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑप्शन ए, बाय एडरिंग टू क्रोनोलॉजिकल प्लॉट्स एंड मोरल सर्टेनिटीज, by reinforcing hierarchical principles of gender and class, by promoting industrialization and urbanization in literature, by rejecting traditional forms and experimenting with new modes of expression। इसका आंसर डी है। फर्स्ट में बोल रहे हैं बाय एडरिंग ऑफ टू क्रोनोलॉजिकल प्लॉट्स एंड मोरल सर्टेनिटीज। जो विक्टोरियन थी उसमें मोरल पे ज्यादा फोकस होता था, जबकि मॉडर्निज्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। रीइंफोर्सिंग हायरार्किकल प्रिंसिपल ऑफ जेंडर एंड रोल्स, नहीं, ये इसके अगेंस्ट थे। बाय प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, एक्चुअली ये प्रमोट नहीं करते थे बल्कि बोलते थे कि इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं। अपने लिटरेचर में इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट बताए हैं। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मॉडर्निज्म चैलेंज्ड विक्टोरियन वैल्यूज बाय ब्रेकिंग ओल्ड रूल्स ऑफ राइटिंग एंड आर्ट। जो मॉडर्निज्म थे उन्होंने विक्टोरियन वैल्यूज को कैसे चैलेंज किया, जो पहले ओल्ड रूल्स चल रहे थे ना लिखने के, उसको तोड़ के। While the Victorian era focused on clear morals, religion and following society expectation, modernism showed that life is full of confusion, sadness and personal struggle। विक्टोरियन एरिया में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था, जबकि मॉडर्निज्म ने रियलिटी दिखाई कि नहीं, लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता, लाइफ में कंफ्यूजन है, सैडनेस है, पर्सनल स्ट्रगल है। और मॉडर्निज्म आया तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो डेफिनेटली ये सब होना तो उसमें लाजमी है ही। Modernist writers and artists stopped using traditional storylines and styles। जो मॉडर्निस्ट राइटर थे उन्होंने जो ट्रेडिशनल चल रही थी स्टोरी लाइन उसको यूज करना बंद कर दिया। इंस्टेड दे यूज्ड न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग, थॉट्स एंड इनर एक्सपीरियंसेस। They questioned what was right or wrong and did not believe that one truth fits everyone। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं ना कि अगर एक झूठ बोलने से कुछ अच्छा हो रहा है तो वो लाख सौ सच से ज्यादा है, तो कुछ ऐसा ही था। वो एक चीज पे फिक्स नहीं थे, ठीक है। इन शॉर्ट, मॉडर्निज्म रिजेक्टेड द आइडिया दैट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट एंड क्लियर लाइक इन द विक्टोरियन टाइम्स। इट फोकस्ड ऑन रियल ह्यूमन इमोशंस, पर्सनल फ्रीडम एंड द मैसी कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्निज्म एंड द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अभी हमने पढ़ा कि मॉडर्निज्म एरा में क्या हुआ था, जो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तभी मॉडर्निज्म स्टार्ट हुआ था। तो बोले कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। ऑप्शन देखते हैं। मॉडर्निज्म सेलिब्रेटेड द ऑप्टिमिज्म एंड यूनिटी ब्रॉड बाय द वॉर। क्या मॉडर्निज्म खुश था, वो ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी पॉजिटिव थे? नहीं, वो नेगेटिव थे, यानी कि वो क्या थे, पेसिमिज्म थे। तो ये तो नहीं होगा। मॉडर्निज्म इग्नोर्ड द वॉर एंड फोकस्ड ऑन प्री वॉर ट्रेडिशंस। नहीं, प्री वॉर ट्रेडिशंस पे तो बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरी चीजों में बात की। उन्होंने बताया कि लाइफ फुल ऑफ कंफ्यूजन हो सकती है, उसमें स्ट्रगल है, तो ये भी नहीं होगा। मॉडर्निज्म सॉट टू ग्लोरीफाई द वॉर थ्रू पैट्रियोटिक लिटरेचर। क्या उन्होंने जो वॉर थी उसको ग्लोरीफाई किया था, उसकी तारीफ कर रहे थे कि हाँ अच्छा हुआ? नहीं। मॉडर्निज्म रिफ्लेक्टेड द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी कॉज्ड बाय द वॉर। यस, मॉडर्निज्म ने बताया कि किस तरीके से जो वॉर थे उसने इमोशनल और स्पिरिचुअल जो चीजें थी किस तरीके से की। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पीपल वर लेफ्ट शॉक्ड, disillusioned and emotionally broken। The war had destroyed not only cities and lives but also people's faith in religion, tradition and society। जो वॉर थी डेफिनेटली उसने नेगेटिव इम्पैक्ट किए थे, उसी के बारे में मॉडर्निज्म लिटरेचर लिखे गए हैं। मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिस्पॉन्डेड टू बाय दिस, showing the emptiness and confusion in modern life, rejecting the old ideas of honor, patriotism and order, using fragmented experimental styles to express inner pain and chaos,
एग्जाम्पल T.S. Eliot, द वेस्ट लैंड शोज अ वर्ल्ड दैट इज स्पिरिचुअली डेड। देखिए ये जो है एलियट, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, द वेस्ट लैंड। अगर आपने इस पोयम को नहीं पढ़ा तो आगे क्वेश्चन है आपको ये पोयम क्या है, किस बारे में, सब पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी फिलोसॉफिकल शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉडर्निज्म। जब मॉडर्निज्म आया तो उसमें प्राइमरी फिलोसॉफिकल क्या था? क्वेश्चन ऑप्शन ए, डिनाइल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। क्या डिनाइल कर दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को, अर्बनाइजेशन को? नहीं, डिनाइल नहीं किया था उन्होंने, बल्कि इसके बारे में बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अ रीइंफोर्समेंट ऑफ विक्टोरियन मोरलिटी एंड ऑप्टिमिज्म। नहीं, वो तो विक्टोरियन मोरलिटी के अगेंस्ट थे। अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ एंड अ फोकस ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस। अ रिटर्न टू फेथ एंड डिवाइन इंटरवेंशन। क्या वो फेथ और डिवाइन की बात कर रहे थे? नहीं, तो आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। आंसर है सी, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ एंड अ फोकस ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस। मॉडर्निज्म ब्रॉट अ बिग चांस इन हाउ पीपल थॉट अबाउट लाइफ, ट्रूथ एंड सोसाइटी। आफ्टर इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, many people stopped trusting old beliefs like religion, strict morals and traditional values. Instead, modernists ने क्या किया? rejected old system। जो भी विक्टोरियन के आइडियल्स थे, रिलीजन था, स्ट्रिक्ट रूल्स थे, उन सबको हटाए। स्ट्रिक्ट रूल्स क्या? सोसाइटी में नहीं, राइटिंग के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको मॉडर्निज्म ने नहीं माना। फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ह्यूमन थिंकिंग एंड द नीड फॉर चेंज। एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड हाउ ह्यूमंस कुड शेप देयर ओन फ्यूचर। उन्होंने न्यू आइडियाज एक्सप्लोर किए, क्रिएटिविटी क्रिएट की और ये बताया कि कैसे जो इंडिविजुअल है ना वो अपने खुद का फ्यूचर कैसे शेप कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। अभी हमने पढ़ा कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर क्या है, इसमें उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ओपन एंडिंग एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स, ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसमें ओपन एंडिंग्स होती थी, जो रीडर थे वो थिंकिंग कर सकते थे कि इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी। क्रोनोलॉजिकल एंड लीनियर स्टोरी टेलिंग, नहीं, ये विक्टोरियन एरा में होता था। क्रोनोलॉजिकल में क्या? एक सीक्वेंस होते थे, इंट्रो होता था, फिर देन मेन बॉडी होती थी, देन कंक्लूजन होता था। तो मॉडर्निज्म ने ये नहीं माना। ठीक है, फ्रेगमेंटेड नैरेटिव स्ट्रक्चर, यस ये भी होता था। यूज ऑफ सिंबलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म तो नहीं होता था। नोट का पूछ रहे हो तो बी होगा, क्योंकि विक्टोरियन एरा में होता था। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजिकल एंड लीनियर स्टोरी टेलिंग मीन्स द स्टोरी मूव्स स्टेप बाय स्टेप। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर फाइनल में एंड हो गया। ये जो इस तरह की राइटिंग किस में होती थी? विक्टोरियन लिटरेचर में होती थी, मॉडर्निज्म में नहीं होती थी। मॉडर्निस्ट राइटर्स डिड नॉट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, उन्होंने कोई स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं की। उन्होंने फ्लैशबैक यूज किए और जम्प्ड बिटवीन आइडियाज एंड शोड थॉट्स इनसाइड अ पर्सन्स माइंड। सो दिस इज नॉट अ स्टाइल अ पार्ट ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। आप ना ये पीडीएफ मैं सजेस्ट करूंगी, आप प्लीज उसको रीड करके जाइए एग्जाम से पहले। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। हाउ डज टी.एस. एलियट, अभी हमने पढ़ा था ना, एग्जाम्पल में लिया था। एलियट द वेस्ट लैंड रिफ्लेक्ट मॉडर्निस्ट थीम्स बाय प्रमोटिंग। जो एलियट ने जो लिखी थी वेस्टलैंड, एक पोयम है, वो कैसे मॉडर्न थीम को रिफ्लेक्ट करती है? बाय प्रमोटिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज एंड ऑप्टिमिज्म। अभी हमने पढ़ा कि जो मॉडर्निज्म थे वो ऑप्टिमिज्म नहीं थे और ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज में नहीं थी, तो ये बातें आपको याद रखनी है, तो ये नहीं होगा। बाय सेलिब्रेटिंग द ट्रियम्फ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट ओवर एडवर्सिटी, नहीं। बाय रिजेक्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन, बल्कि वो तो उनको बढ़ावा देते थे, तो ये कैसे हो सकता है? बाय एक्सप्रेसिंग अ नॉस्टैल्जिया फॉर लॉस्ट कल्चर फ्रेगमेंट एंड स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, यस उन्होंने स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी की बात की थी। आगे बढ़ते हैं, इस पोएम में क्या था? The West Land is one of the most famous poem of the 20th century written by T.S. Eliot and published in 1922. It is a key example of modernist literature. The poem shows the confusion, destruction and emptiness people felt after World War I.
Eliot uses many references from different cultures, religions and ancient myths, but everything in the poem feels broken, fragmented and lost. इसमें जो poem था ये एक लैंड के ऊपर थी जिसमें दिखाया था कि किस तरीके से confusion है, destruction है, खालीपन है. The wasteland in the title represent a world that has lost meaning, hope and spiritual connection. The poem does not follow a clear story. Instead, it uses shifted in voice, time and language, which is a common modernist style. आगे बढ़ते हैं. जो इलोइट पोएम थी, द वेस्टलैंड इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर. इट शोज अ फीलिंग ऑफ लॉस, अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस. इस पे क्वेश्चन आते हैं द वेस्टलैंड पे, इसलिए इसको अच्छे से देखिए. द पोएम इज फुल ऑफ सिंबल्स थी, इसमें कंफ्यूजिंग इमेजेस थे और फ्रेगमेंट्स थे जो कि मॉडर्निस्ट स्टाइल को मैच करता था. इट डजंट प्रमोट होप और रिलीजन. इट ऑल्सो यूजेस अ लॉट ऑफ आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड मॉडर्निस्ट पोएट्स लाइक एजरा पाउंड इन्फ्लुएंस द मूवमेंट. एजरा पाउंड एक पोएट थे. इन्होंने किस तरीके से मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया? बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन वेस्टर्न थीम्स को फोकस करके, बाय एडवोकेटिंग फॉर अ रिटर्न टू विक्टोरियन पोएटिक. देखिए जितने भी मॉडर्निस्ट थे वो विक्टोरियन पोएटिक को एडवोकेट नहीं करते थे, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता. By urging poets to make it new and experiment with form and content. Yes, उन्होंने बोला कि जो कंटेंट है उसको न्यू बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ. तो आंसर सी होगा इसका राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनके बारे में कि थे कौन. एजरा पाउंड वाज अ मॉडर्निस्ट पोएट. ही इंकरेज्ड पोएट्स टू क्रिएट समथिंग फ्रेश एंड ओरिजिनल. इन्होंने इंकरेज किया कि वो कुछ नया और ओरिजिनल बनाए. तो इनके बारे में आपको बस ये याद रखना है कि इन्होंने इंकरेज करते थे कि कुछ नया बनाए, ओरिजिनल बनाए और मेक इट न्यू पर फोकस किया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये भी एक पॉइंट है. इन व्हाट वेज डज W.B. Yeats द सेकंड कमिंग एग्जाम्पलीफाई द मॉडर्निस्ट कॉन्सेंस. द सेकंड, ये इनकी पोएम है. ऑप्शन देखते हैं. सेलिब्रेट द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ. ये जो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ थे उसको सेलिब्रेट करते थे. इट एडहेयर्स टू स्ट्रिक्ट विक्टोरियन पोएटिक कन्वेंशन. जो विक्टोरियन के जो पोएटिक के जो रूल्स वगैरह थे उस पर फोकस करते थे. इट रिफ्लेक्ट एंग्जाइटी अबाउट सोसाइटिकल कोलैप्स एंड द लॉस ऑफ ऑर्डर. क्या जो नेगेटिव चीजें थी सोसाइटी में, एंग्जाइटी थी, उसको मतलब इनकी जो पोएम थी उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी. इट ग्लोरीफाइज द इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. जितने भी मॉडर्निस्ट थे वो इंडस्ट्रियल को ग्लोरीफाई नहीं करते थे, ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ को सेलिब्रेट नहीं करते, तो ना ही विक्टोरियन पोएट्री को एडवोकेट करते थे. ये बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है. तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा. पढ़ते हैं. W.B. Yeats पोएम The Second Coming is a powerful example of modernist poetry. It shows fear, confusion and chaos that many people felt after World War II. बाकी ये जो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, आप PDF में ज़रूर पढ़ें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे. हाउ डज T.S. Eliot, अभी हमने पढ़ा, यूज ऑफ फ्रेगमेंटेड इमेजिनरी इन द वेस्टलैंड कंट्रीब्यूट टू इट्स मॉडर्निस्ट एस्थेटिक. इनकी जो पोएम थी द वेस्टलैंड, उसमें जो फ्रेगमेंटेड इमेजिनरी उन्होंने यूज किए वो कैसे मॉडर्निस्ट एस्थेटिक में कंट्रीब्यूट करती है. ऑप्शन है. इट रीइंफोर्सेस ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर. क्या ये हो सकता है? हमने कितनी बार पढ़ा कि ट्रेडिशनल नैरेटिव को नहीं करता ये प्रमोट. इट सिंप्लीफाइज द पोएम थीम्स फॉर एक्सेसिबिलिटी. क्या ये सिंप्लीफाई करते हैं पोएम्स को? नहीं. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोहेरेंस. नो. इट मिरर्स द फ्रेगमेंटेड एंड डिसइल्यूजन्ड स्टेट ऑफ पोस्ट वॉर सोसाइटी. यस, डी इसका राइट आंसर होगा. इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, आप PDF में पढ़ सकते हैं आराम से. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री. जो मॉडर्निस्ट पोएट्री थी, उनकी जो पोएट्री थे उनकी टोन क्या होती थी? ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी. क्या सेलिब्रेट कर रहे थे वो? कुछ भी नहीं. ऑप्टिमिस्टिक नहीं, पेसिमिस्ट थे. डिटैच्ड एंड इंडिफरेंट. क्या वो बिल्कुल अलग थलग थे और बिल्कुल भी लेना देना नहीं था? नहीं हो सकता. रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक. रोमांटिक नहीं थे. नॉस्टैल्जिक एंड डिस्पेयरिंग. यस, दिस का राइट आंसर होगा. क्यों का राइट आंसर देखते हैं. नॉस्टैल्जिक एंड डिस्पेयरिंग. द टोन ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री इज ऑफन नॉस्टैल्जिक. इट लुक्स बैक एट द पास्ट. वो पास्ट को देखती थी, ओल्ड बिलीफ्स को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को, विद अ सेंस ऑफ लॉस. डिस्पेयरिंग क्यों थी? इट शोज फीलिंग्स ऑफ सैडनेस,
confusion and hopeless, especially events after World War First. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. How does the use of free verse in modernist poetry reflect the movement idealist? जो free verse था उसका use modernist poetry ने कैसे reflect किया movement ideals के लिए? तो ऑप्शन 1 है, इट सिंप्लीफाइज द पोएटिक प्रोसेस फॉर रीडर्स, कि इन्होंने जो पोएट्री थी उसको बहुत सिंप्लीफाई किया रीडर्स के लिए. नहीं. इट रीइंफोर्सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइम एंड मीटर, इन्होंने जो राइम एंड मीटर्स था उसको रीइंफोर्सेस किया. ऐसा विक्टोरियन एरा में होता था, जो विक्टोरियन लिटरेचर थे उसमें था. मॉडर्निस्ट में ऐसा नहीं था, वो राइम पे फोकस नहीं करते थे. इट अलाउज फॉर ग्रेटर एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजेक्शन ऑफ रिजिड फॉर्म. यस, ये इसका राइट आंसर है, आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है. आगे देखते हैं. इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करते थे. फ्री वर्स का मीनिंग ही है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स है उसको फॉलो नहीं करना, कोई फिक्स राइम या कोई फिक्स रिदम नहीं होती. ये फ्री वर्स, और फ्री वर्स का मीनिंग ही है ब्रेक अवे फ्रॉम ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. हाउ डज दैट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक रिफ्लेक्ट मॉडर्न आइडियल्स? जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थी वो कैसे मॉडर्न आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करती थी? बाय एडरिंग टू ट्रेडिशनल विक्टोरियन स्टोरी टेलिंग. सेम ऑप्शन उठा के दे रहे हैं, और ये सारी पीवाईक्यू है जिसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं. बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स. एक्सटर्नल इवेंट्स क्यों? वो तो अपने अंदर की ही बातें करते थे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कैसे सैडनेस है, क्या कंफ्यूजन है. बाय प्रेजेंटिंग अ लीनियर एंड ऑब्जेक्टिव नैरेटिव. उनकी कोई लीनियर ऑब्जेक्टिव नहीं होती थी, बल्कि वो लोग ओपन स्टोरी लिखते थे, ओपन नैरेटिव थे. बाय एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्टिव एंड फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट. यस, दिस का राइट आंसर होगा. द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक शोज द इनर थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर. जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थी, इसका मीनिंग था कि पोएम में जो कैरेक्टर्स थे उसके इनर थॉट को दिखाना. जस्ट लाइक हाउ नेचुरली कम इनटू आवर माइंड वन आफ्टर अनदर, ऑफन इन अ मेसी एंड अनऑर्गेनाइज्ड वे. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट मॉडर्निस्ट आइडियल बिकॉज इट फोकसेस ऑन द पर्सनल इनर वर्ल्ड ऑफ द माइंड. इट शोज हाउ पीपल रियली थिंक एंड फील, नॉट जस्ट व्हाट हैपन्स अराउंड देम. इनकी जो पोएम्स थी उसमें जो लोग थे वो थिंकिंग करते थे. ये नहीं है कि कोई चीज को मान लिया, कोई बिलीफ पे यकीन कर लिया, ऐसा नहीं था. इट डजंट फॉलो अ क्लियर स्ट्रेट स्टोरी. थॉट्स आर ऑफ्टन फ्रेगमेंटेड एंड जंपी. याद रखना, इसमें क्लियर स्टोरी नहीं थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. इन व्हाट वे डज वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डॉल्वे एम्बॉडी मॉडर्निस्ट थीम्स? जो वर्जीनिया वुल्फ एक पोएट है, इनकी जो पोएम है मिसेस डेल्वो, ये किस तरीके से मॉडर्निस्ट थीम्स को शो करती है? ऑप्शन देखते हैं. इट ग्लोरीफाई द सोसाइटिकल नॉर्म्स ऑफ द विक्टोरियन एरिया. ग्लोरीफाई विक्टोरियन एरिया, क्या ये मॉडर्निस्ट से रिलेट करता है? नहीं. इट फोकसेस ऑन अ क्रोनोलॉजिकल एंड एक्शन ड्रिवन प्लॉट. अभी हमने क्रोनोलॉजिकल का क्या मीनिंग पढ़ा था कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये फॉलो करता है, जबकि मॉडर्निस्ट में ऐसा नहीं था, ऐसा विक्टोरियन एरा में था. इट रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन को रिजेक्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं. इट एक्सप्लोर द इनर लाइफ एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स कैरेक्टर. डी इसका राइट आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. जो वर्जीनिया वुल्फ की जो मिसेस डॉल्वे थी, एक मॉडर्निस्ट नॉवल दैट फोकसेस मोर ऑन व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द कैरेक्टर माइंड्स देन ऑन आउटसाइड एक्शन. आप एक बात याद रखिए, कोई भी बुक आ जाए, कोई भी राइटर का नाम आ जाए, अगर उसमें मॉडर्निस्ट एरा लिखा है तो आप मॉडर्निस्ट और विक्टोरिया में डिफरेंस जान चुके हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है मैं सब कुछ पढ़ो, आप पीडीएफ में से जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट हो रही है तो आप उसमें जाइए और रीड करिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. हाउ डज D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स रिफ्लेक्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम विक्टोरियन टू मॉडर्निस्ट सेंसिबिलिटी? जो D.H. लॉरेंस एक पोएट है, इन्होंने लिखी थी सन्स एंड लवर्स, ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं विक्टोरियन एरा के ट्रांसमिशन को? ऑप्शन ए है बाय एक्सप्लोरिंग साइकोएनालिटिक अप्रोचेस टू ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप. यही यस, ये इसका राइट आंसर है. आगे देखते हैं कि हम इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं. बाय फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एंड अर्बनाइजेशन. क्या मॉडर्निस्ट एरा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और अर्बनाइजेशन पे फोकस करता था? नहीं.
बाय एडरिंग टू ट्रेडिशनल मोरल पोजीशन एंड फिक्स नैरेटिव, क्या वो एडरिंग करता था ट्रेडिशनल मोरल्स को? बिल्कुल भी नहीं। बाय रिजेक्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं, एक बार इनकी बुक के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। D.H. Lawrence novels Son and Lovers shows that transition from Victorian to modern thinking in the way focuses deeply on human psychology. Sons and Lovers जो नॉवल इसने ह्यूमन साइकोलॉजी पे फोकस किया था, स्पेशली द इमोशनल स्ट्रगल्स विद इन अ फैमिली. Uses ideas from psychoanalysis like Sigmund Freud, especially in showing the complex relationship between the son, जिनका नाम था पॉल, एंड हिज मदर, हाउ अ पर्सन चाइल्डहुड एंड इनर फीलिंग्स अफेक्ट देयर एडल्ट रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग अ मोरल स्टोरी लाइक इन विक्टोरियन लिटरेचर. विक्टोरियन लिटरेचर पे क्या फोकस होता था? मोरल स्टोरी. द नोवेल ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव द वे द डू. इसमें बोला कि अगर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. What is the significance of fragmented narratives in modernist novel? जो fragmented narratives होते थे उनका modernist novels पे क्या significance है? They reinforce traditional moral and social values. उन्होंने जो traditional morals और social values थे उनको reinforce किया, उनको वापस लाए. Not possible. They reflect the fragmented and uncertain nature. Yes, ये ही इसका आंसर होगा. दे फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. देखिए, अगर इसमें इंटरनल होता ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे मन में चल रहा है, तो ये सही होता, लेकिन इसमें एक्सटर्नल की बात हो रही है तो सही नहीं हो सकता. दे सिंप्लीफाई द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस फॉर रीडर्स. नहीं, इसका आंसर होगा बी. आगे बढ़ते हैं, ये आप सब पीडीएफ में पढ़ना, इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने लिख के दी है. हाउ डज मॉडर्निस्ट लिटरेचर, जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर थे, डिफर फ्रॉम विक्टोरियन लिटरेचर इन इट्स पोर्ट्रेल ऑफ कैरेक्टर. इन दोनों में कैरेक्टर होते थे, लिटरेचर कोई भी हो, तो उनके जो कैरेक्टर्स थे वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते थे. पढ़ते हैं. मॉडर्निस्ट लिटरेचर फोकसेस ऑन एक्सटर्नल एक्शन. एक्सटर्नल एक्शन नहीं, वो इंटरनल पे फोकस थे, तो ये तो नहीं होगा. विक्टोरियन लिटरेचर रिजेक्ट मोरल सर्टेनिटीज व्हाइल मॉडर्निस्ट लिटरेचर एम्ब्रेसेस देम. ये तो अपोजिट हो गया. जो विक्टोरियन लिटरेचर थे वो तो जो मोरल थे उनको प्रमोट करते थे, तो ये तो नहीं हो सकता. मॉडर्निस्ट लिटरेचर एम्फेसाइजेस साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड सब्जेक्टिविटी. यस, जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर थे वो साइकोलॉजिकल डेप्थ पे फोकस करते थे. ये इसका राइट आंसर होगा. फोर्थ क्यों नहीं होगा? विक्टोरियन लिटरेचर यूजेस फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स. नहीं, ये तो हमारे जो मॉडर्निस्ट थे वो यूज करते थे, तो इसका आंसर क्या होगा? सी. सेम वही चीज़ है. मॉडर्निस्ट लिटरेचर में क्या होता था? कैरेक्टर के जो अंदर की चीज़ है इंटरनल, उस पर फोकस थे, फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, कंफ्यूजन एंड इमोशंस पे. कॉम्प्लिकेटेड थिंग के कैरेक्टर अनसर्टेन थे और डीपली पर्सनल थे. ठीक है, मॉडर्निस्ट सिस्टम ऑफ कॉन्सोनेंस यूज करते थे. और विक्टोरियन में क्या होता था? एक्सटर्नल एक्शन पे फोकस था, मोरल्स पे वैल्यूड थे और सोशल रूल्स को फॉलो करते थे. ये बताते थे क्या सही है क्या गलत, ये फोकस नहीं करते. मतलब इनका रीजन ये नहीं था कि अगर कुछ चीजें गलत हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है. इनका विक्टोरियन था ये सही है और ये गलत है, और एक स्ट्रक्चर स्टोरी फॉलो करते थे. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 पे, हाउ डिड मॉडर्निस्ट ड्रामा सच एज T.S. Eliot's वर्स प्लेस डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ड्रामा. जो इलोइट्स के जो प्लेस थे वो ट्रेडिशनल ड्रामा से कैसे अलग थे? इट एक्सपेरिमेंटेड विद इन फॉर्म एंड लैंग्वेज टू एक्सप्लोर एग्जिस्टनल थीम्स. ये हमने पढ़ा कि जो मॉडर्निस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट करते थे लैंग्वेज के साथ, तो ए ही इसका राइट आंसर होगा. आगे देख लेते हैं बाकी क्यों नहीं. इट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन ड्रामा. क्या ये रिजेक्ट करते थे? बल्कि प्रमोट करते थे कि न्यू एक्सप्रेशन यूज करो. इट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल थीम्स. नो, ये नेगेटिव ही जा रहा है. इट एडर्ड स्ट्रिक्टली टू क्लासिकल ड्रामा इवेंट्स कन्वेंशंस. नहीं, ये मॉडर्न पे फोकस थे और न्यू चीजों की डिमांड करते थे. Question number 17. What is the significance of the theatre of the absurd in modernist drama? जो theatre of the absurd थे, इनका modernist drama पे क्या significance था? It explored the futility and absurdity of human existence. Yes, ये इसका right answer है. इन्होंने explore क्या कि किस तरीके से जो human है उसकी क्या absurdity है. It reinforced traditional moral. ये मॉडर्निस्ट नहीं करते. इट फोकसेस ऑन क्रोनोलॉजिकल. नहीं. इट रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेशन. ये प्रमोट करते थे
ना कि रिजेक्ट। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या होगा? ए होगा। एक बार पढ़ लेते हैं कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड है क्या। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज अ टाइप ऑफ मॉडर्निस्ट ड्रामा दैट बिकेम पॉपुलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पॉपुलर हुआ था, बन पहले ही किया था, बट इट्स रूट्स आर मॉडर्निस्ट आइडियाज। लेकिन जो उसके रूट्स है वो मॉडर्निस्ट आइडियाज पे हैं। ये दिखाता है कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस भी हो सकती है, कंफ्यूजिंग भी हो सकती है और एब्सर्ड भी हो सकती है, जिसको हम नहीं टॉलरेट कर सकते। इट रिफ्लेक्ट दैट फीलिंग दैट ह्यूमंस आर लॉस्ट, की जो ह्यूमन की फीलिंग है वो लॉस्ट हो सकती है। एंड द वर्ल्ड हैज नो क्लियर पर्पस, और जो वर्ल्ड है उसके पास कोई क्लियर पर्पस नहीं हो सकता। आई मीन ये नेगेटिव जो नेगेटिविटी थी, या फिर एक लाइफ के दो चीजें हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर फोकस थे। इनका कोई क्लियर प्लॉट नहीं था कि स्टोरी आखिर है किस बारे में, और स्ट्रेंज डायलॉग थे, एक्शन दैट सीम पॉइंटलेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाउ डज सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडेट, जो सैमुअल बेकेट ने वेटिंग फॉर गॉडेट लिखी थी, रिफ्लेक्ट मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट थीम। एक तो मॉडर्निस्ट और एक जब मॉडर्निस्ट खत्म हुआ उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट, इनको कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इट एड्रेस टू ट्रेडिशनल ड्रामेटिक कन्वेंशन एंड स्ट्रक्चर, ये जो ट्रेडिशनल ड्रामेटिक कन्वेंशंस थे, स्ट्रक्चर्स है, उस पर फोकस था। इट पोर्ट्रेट द मीनिंगलेस ऑफ वेटिंग एंड द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये इसका आंसर है कि जो लाइफ है, जो भी चीज है वो मीनिंगलेस हो सकती है एग्जिस्टेंस की, इसी पे ये फोकस्ड थे, ये रिफ्लेक्ट करता था मॉडर्निस्ट। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट द सर्टेनिटी ऑफ रिलीजियस फेथ एंड डिवाइन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट ग्लोरीफाइज द इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, नो, तो इसका आंसर होगा बी। एक बार इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सैमुअल बेकेट प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट is one of the most famous example of modernist and post-modernist drama, especially part of the theatre of the absurd. Here is how it reflects modernist and post-modernist theme. The two characters Vladimir and Estrogen wait for someone named Godot. इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रोजन। ये गोडट नाम का जो कैरेक्टर है उसका वेट करते हैं, जो कभी आता ही नहीं है। दो इंसान किसी ऐसी चीज का वेट करे जो कभी आती ही नहीं है, तो क्या होगी लाइफ, क्या होगी, पॉइंटलेस होती है। और जब जो लोग हैं वो जब ऑफन वेट मीनिंग पर्पस एंड आंसर्स दैट में नेवर कम, इसका मतलब इन्होंने कैसे रिलेट किया कि हम लोग भी ना ऐसे क्वेश्चंस अराइज करते हैं जिसका आंसर हमें कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इट मीन्स देयर इज नो क्लियर प्लॉट बिगिनिंग और एंड विच ब्रेक्स ट्रेडिशनल ड्रामा रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन वॉट वे डज मॉडर्निस्ट ड्रामा चैलेंज ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, जो मॉडर्निस्ट ड्रामा थी उन्होंने ऑडियंस एक्सपेक्टेशन को कैसे चैलेंज किया। बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, ये हम पढ़ चुके हैं। मॉडर्निस्ट ड्रामा क्या थी, क्या उसमें हिस्टोरिकल पे फोकस था, नहीं था। बाय अवॉइडिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, क्या वो एक्सपेरिमेंट को अवॉइड करते थे, नहीं। बाय एडरिंग टू प्रेडिक्टेबल एंड फॉर्मुलेटिक प्लॉट, क्या वो प्रेडिक्ट करते थे चीजों को, नहीं। बाय रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्लोरिंग एग्जिस्टेंस थीम, डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप अब आपको समझ आ रहा है कि ये आंसर राइट क्यों है और क्यों नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाउ डज द यूज ऑफ मिनिमलिज्म इन मॉडर्निस्ट ड्रामा इनहेंस इट्स थीम, मॉडर्निस्ट ड्रामा में जो यूज होता था मिनिमलिज्म का, वो कैसे इसकी थीम को इनहेंस करता था। इट सिंप्लीफाइज द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस फॉर ऑडियंसेस, कभी भी स्टोरी टेलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई नहीं किया गया ऑडियंस के लिए। इट एम्फेसाइजेस द एग्जिस्टेंशियल एंड इमोशनल एम्प्टीनेस ऑफ द कैरेक्टर, यस, बी ही इसका राइट आंसर होगा। इट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सटर्नल, देखिए बार बार एक्सटर्नल का वर्ड आ रहा है, जबकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे मॉडर्निज्म फोकस करता था। कोई भी क्वेश्चन आए मॉडर्निस्ट वर्ड उसमें है, तो आप सीधे देखिए कि मॉडर्न से रिलेटेड क्या है और क्या नहीं है। इट रीइंफोर्सेस ट्रेडिशनल ड्रामेटिक कन्वेंशंस, नहीं, बी इसका राइट आंसर होगा। 21 पे आते हैं। इफ डिकन्स वर टू राइट अ मॉडर्न नॉवल एड्रेसिंग करंट सोशल इश्यूज, ये एक राइटर है, व्हाट थीम्स माइट बी ही एक्सप्लोर बेस्ड ऑन हिज विक्टोरियल वर्क। डिकन्स ने विक्टोरियन एरा में थे,
अगर वो आज के राइटर होते मॉडर्न, अगर वो मॉडर्न नोवेल एड्रेस करते तो कौन से सोशल इशू रेज करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी, क्या वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इनइक्वालिटी के बारे में बात करते? यही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं इसका, इनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये डिकेंस है कौन, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चार्ल्स डिकेंस वाज अ विक्टोरियन राइटर हु फोकस्ड ऑन सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, गरीबी के बारे में बताया था इन्होंने। चाइल्ड लेबर पे फोकस थे, जो क्लास इनइक्वालिटी थी उस पर फोकस थे, और करप्शन के बारे में। तो अगर वो आज जिंदा होते तो वो ऐसी ही चीज़ों पे फोकस करते ना जो गरीबों को, जो पुअर को हर्ट करती हैं, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर, क्लास इनइक्वालिटी, करप्शन। तो अगर ये आज के टाइम पे होते तो क्लाइमेट चेंज पे फोकस करते हैं, क्योंकि किस तरीके से इन्होंने जो पुअर था उन लोगों को इफेक्ट किया रिच लोगों से ज़्यादा, क्योंकि रिच लोगों के पास इतने रिसोर्सेस होते हैं कि वो अपने आप को बचा सके, सेफ रख सके। ग्लोबल इक्वलिटी पे फोकस होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो एक रिच और पुअर के बीच एक काफ़ी गैप क्रिएट होता है। होमलेस, जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल इंजस्टिस, और वो इस पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। डिजाइन अ कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय एमएमई डिफायरजी फॉर अ कंटेम्प्रेरी सेटिंग, व्हाट ट्रेड्स वुड द एग्जिबिट? जो डिफायरजी हैं, इन्होंने जो कैरेक्टर्स यूज किए थे उसे एक कैरेक्टर इंस्पायर करना है, तो आप ऐसे क्या ट्रेट उस कैरेक्टर में डालते हैं? ऑप्शन ए है लीडरशिप इन सोशल जस्टिस मूवमेंट, पैसिव acceptance of societal norms, advocacy for aristocratic privilege, indifference to political change। देखिए, जो डिफायर जी है ना, वो एक्टिव रहते थे, सोसाइटिकल नॉर्म्स पे बातें करते थे, बताते थे कि क्या गलत है और क्या सही। एडवोकेसी फॉर एरिस्टोटिक प्रिविलेज नहीं, वो इसके अगेंस्ट थे। इंडिफरेंस टू पॉलिटिकल चेंज बिल्कुल भी नहीं, तो इसका आंसर ए होगा, लीडरशिप इन सोशल जस्टिस मूवमेंट। तो आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन थे, क्या करते थे। डिफायरजी थे ये डिफायरजी फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ पावरफुल इंटेंस कैरेक्टर, represent revolutionary injury during the French Revolution, is deeply committed to justice for the oppressed, especially for her family. So strength, determination and fearlessness even when it becomes extreme or violent. If she were a character in today's world, she would likely be a leader in social justice movement, fighting for equality and the rights of marginalized people, someone who never forget past injustice and possibly wants revenge justice and historical wrongs। ये जो कैरेक्टर था वो करप्शन के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर, क्लास बेस्ड इनजस्टिस पर फोकस था, इसके अगेंस्ट आवाज उठाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इमेजिन डिकेंस राइटिंग अबाउट द विक्टोरियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुडे। सोचो कि डिकेंस की जो राइटिंग है होती इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुडे, हाउ माइट बी डिपिक्ट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, वो कैसे जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है उसको डिपिक्ट करती है। एज अ सेंट्रल थीम हाईलाइटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, एज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अचीवमेंट, एज इररिलेवेंट ऑफ सोसाइटिकल प्रोग्रेस, एज अ मिनर इनकन्वीनियंस। तो इसका आंसर ए होगा, एज अ सेंट्रल थीम हाईलाइटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स डिकेंस थे, उन्होंने लिखा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। अगर लिखते तो उनका फोकस किस पे होता? द डैमेज कोज्ड टू नेचर, जो हमारे नेचर को हानि पहुंची उसके ऊपर, पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप एंड अनहेल्थी लिविंग कंडीशंस। वो बताते कि कैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है, उन्होंने कैसे सिर्फ वर्कर्स को ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी हार्म किया है। द वे पुअर कम्युनिटीज आर ऑफन द वन मोस्ट अफेक्टेड बाय टॉक्सिक एयर, पुअर एंड वेस्ट, यानी कि जो पुअर कम्युनिटीज हैं वही सबसे ज्यादा इन चीजों से अफेक्ट होती है। डिकेंस केयर डीपली अबाउट सोशल जस्टिस, डिकेंस सोशल जस्टिस की काफी ज्यादा परवाह करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्रिएट अ मॉडर्न एनालॉजी फॉर द विक्टोरियन compromise described in the text।
द बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एथिकल कॉन्सर्न्स, द डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल लाइफस्टाइल। देखिए, मॉडर्न एनालॉजी बतानी है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के लिए कि वो कैसे डिस्क्राइब करती है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी। तो इसका आंसर होगा ए, द बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एथिकल कॉन्सर्न्स। जो मॉडर्न एनालॉजी है ना, विक्टोरियन एरा में ना काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ था, तो मॉडर्न एनालॉजी बताते हैं कि किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को और एथिकल कॉन्सर्न्स को। वो अर्बन और रूरल लाइफ स्टाइल के बारे में कोई कमेंट नहीं करती है, ना ही वो कन्फ्लिक्ट बताती है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और सोशलिज्म के लिए, ना ही वो ट्रेडिशनल और मॉडर्निस्ट का टेंशन के बारे में कोई जिक्र करती है। तो उसका आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। Explanation: the Victorian compromise was termed used to describe how Victorian society tried to balance two opposite ideas. On one hand, they believe in morality, religion and tradition. एक तरफ तो वो लोग morality, religion और tradition में फोकस करते थे, कौन? विक्टोरियन। और दूसरी जगह वो लोग क्या करते थे? एक्साइटेड थे साइंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए और प्रोग्रेस के लिए। पीपल वांटेड टू लुक मॉडर्न, जो लोग थे मॉडर्न दिखना चाहते थे, लेकिन जो अंदर से वो मोरली रहना चाहते थे, जैसे आज के टाइम पे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न दिखते हैं, कुछ फैमिली बाहर से मॉडर्न दिखती है, लेकिन उनकी थिंकिंग कैसे होती है? कंजर्वेटिव होती है। इवन इफ दिस टू आइडियाज समटाइम्स क्लैश, और ये जो दोनों आइडियाज थे ना, वो कभी कभी टकरा जाते थे। और मॉडर्न एनालॉजी में क्या होता था, ये सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज और बैलेंस को देखते थे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बीच, लाइक सोशल मीडिया एंड बायोटेक एंड एथिक्स, प्राइवेसी एंड ह्यूमन वैल्यूज। इनका मानना था कि दोनों में बैलेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, शुड वी यूज एआई टू मॉनिटर पीपल इफ इट हेल्प्स स्टॉप क्राइम? क्या हम एआई का यूज तब करें, इसलिए करें क्योंकि वो क्राइम को रोक सकता है, या फिर जस्ट अपनी हेल्प के लिए। तो इन सब चीजों पे जो मॉडर्न एनालॉजी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हाउ माइट डिकन्स पोर्ट्रेयल ऑफ द फ्रेंच मॉब इन अ टेल ऑफ टू सिटीज बी अडेप्टेड टू क्रिटिक मॉडर्न सोशल मूवमेंट? मॉब का क्या मतलब है? मॉब लाइक एक ग्रुप होता है लोगों का जिसमें किसी चीज के लिए लोग विरोध करने आते हैं। मॉब आप जानते हैं ना, मॉब एक ग्रुप होता है जिसमें लोग एक सेम विचारधारा के लोग इकट्ठे होते हैं किसी चीज के अगेंस्ट। ठीक है, जो डिकेंस है उनका जो पोर्ट्रेल था फ्रेंच मॉब, वो किस तरीके से अ टेल ऑफ टू सिटीज बी अडेप्टेड इन टू क्रिटिक मॉडर्न सोशल मूवमेंट, वो किस तरीके से अ टेल ऑफ टू सिटीज में अडेप्ट किया जा सकता था मॉडर्न सोशल मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाय पोर्ट्रेटिंग देम एज डिफरेंट टू चेंज, by highlighting their role in advocating for justice, by emphasizing their anarchic tendencies, by glorifying their revolution actions. तो इसका आंसर होगा C, by emphasizing their anarchic tendencies. आगे बढ़ते हैं। A Tale of Two Cities, Dickens shows the French mob as a powerful but sometimes dangerous force. यानी कि जो फ्रेंच मॉब थी पावरफुल तो थी बट डेंजर भी थी। They want change and justice. वो चेंज चाहते थे, न्याय चाहते थे, लेकिन वो कभी कभी ना बड़े वायलेंट बन जाते थे, हिंसात्मक हो जाते थे, जो परेशानी क्रिएट कर रहे थे। देयर एंजर समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, लॉलेसनेस रेदर देन पीसफुल प्रोग्रेस। जो भी जो उनका था प्रोग्रेस थी वो पीसफुल नहीं थी, लॉलेसनेस थी, कानून के विरुद्ध जा रहे थे। इफ डिकन्स रोट अबाउट मॉडर्न सोशल मूवमेंट टुडे ही माइट शो, अगर वो आज के टाइम पे लिखते तो क्या दिखाते? प्रोटेस्ट दिखाते with good intention but can become uncontrolled or destructive. ये नॉर्मल है, आपने देखा है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है और फिर बाद में वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीजन हो। Warn about the dangers of mob mentality where people act without thinking cause harm. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इमेजिन यू आर अ विक्टोरियन रिफॉर्मर। आप इमेजिन करिए कि आप एक विक्टोरियन रिफॉर्मर है, इंस्पायर्ड हुए डिकेंस से। What policy would you advocate to address the social divide? तो आप सोशल डिवाइड के लिए कौन सी पॉलिसी एड्रेस करना चाहेंगे? एक्सपेंशन ऑफ एरिस्टोटोरिक प्रिविलेजेस? नहीं, वो इसके अगेंस्ट थे। इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट रेगुलेशन? नहीं, वो लोग तो नियम पर फोकस करते थे। कॉम्प्रिहेंसिव लेबर राइट्स एंड पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स? यस, वो सोशल रिफॉर्मर थे और लेबर राइट्स के ऊपर फोकस्ड थे। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप पीडीएफ में अच्छे से एक्सप्लेन सब पढ़िए।
27. If Lucy Manette were a modern character, how might her role evolve to reflect contemporary gender norms? अगर लूसी मैनेटे मॉडर्न कैरेक्टर होते तो कैसे उनका जो रोल था वो रिफ्लेक्ट करता उस टाइम के जेंडर नॉर्म्स पे. She would become an active participant in social change. She would remain submissive and domestic. वो डोमेस्टिक और सबमिसिव ही थी जो लूसी मैनेटे जो कैरेक्टर था. आगे पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन. शी वुड रिजेक्ट ऑल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. शी वुड एडवोकेट फॉर एरिस्टोटिक ट्रेडिशन. इसका आंसर होगा ए. शी वुड बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड इन सोशल चेंज. तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, लूसी मैनेटे इज शोन एज अ लविंग, जेंटल एंड केयरिंग वुमेन. एक लविंग, जेंटल, केयरिंग वुमेन के तौर पर दिखाई गई है. द इमोशनल हार्ट ऑफ द स्टोरी, बट हर रोल इज मोस्टली पैसिव. क्या था उनका कैरेक्टर, क्या था? पैसिव था, जो कि फोकस था फैमिली पे. लेकिन अगर वो आज के टाइम पे होती, मॉडर्न एरा में होती, तो क्या वो जो मॉडर्न राइटर है वो क्या इंकरेज करते हैं? उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी लीडरशिप और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. Imagine Dickens critiquing the modern education system. What issues might he address based on his Victorian concerns? बोल रहे कि सपोज करो जो डिकन्स है ना, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉडर्न के एजुकेशन सिस्टम को. तो इसमें से कौन सा वो क्रिटिसाइज करते अपने टाइम के अकॉर्डिंग? द इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन थी उसकी इनइक्वालिटी को. द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, द ओवर एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल अचीवमेंट. तो इसका आंसर क्या होता? ए होता, क्योंकि जो डिकेंस थे वो सोशल के ऊपर फोकस थे. अभी हमने पढ़ा, तो वो क्या करते हैं, वो जो क्वालिटी एजुकेशन थी पुअर को मिल रही है, पुअर को नहीं मिल रही है, अमीरों पे हो रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही, कुछ क्लास ऐसा. तो वो क्या करते हैं, इनइक्वालिटी पे फोकस होता है. तो इसका आंसर क्या होता? 28. 29 करते हैं. इफ डिकन्स वर टू राइट अ सिक्वल टू अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये जो हमने पढ़ा भी, टेल ऑफ टू सिटीज, इसको अगर ये सीक्वेंस लिखते हैं, एक सीक्वल लिखते हैं, व्हाट थीम्स माइट एक्सप्लोर इन पोस्ट रिवोल्यूशनरी फ्रांस. तो वो पोस्ट रिवोल्यूशनरी फ्रांस में कौन सी थीम एक्सप्लोर करते हैं? द रिस्टोरेशन ऑफ एरिस्टोटिक पावर. देखिए डिकन्स ना एरिस्टोक्रेटिक पावर के अगेंस्ट थे, वो उनको रिस्टोर करने की बात नहीं करते. द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी लीडर्स, वो ग्लोरीफाई करते रिवोल्यूशनरी लीडर्स को. ये तो उसमें ऑलरेडी हो रहा था, तो क्यों ग्लोरीफाई करते? द चैलेंज ऑफ रीबिल्डिंग अ डिवाइडेड सोसाइटी. यस, जहाँ भी आपको सोसाइटी की बात दिखे वो सब डिकेंस से रिलेटेड है. तो 29 का आंसर क्या होगा? सी. आगे बढ़ते हैं. इमेजिन डिकेंस एड्रेसिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न सोसाइटी. इमेजिन करिए जो डिकेंस है वो मॉडर्न वो टेक्नोलॉजी का रोल एड्रेस करे मॉडर्न सोसाइटी में. हाउ माइट ही क्रिटिक इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल इनइक्वलिटी. तो ये किस तरीके से जो इसका इम्पैक्ट है सोशल इनइक्वलिटी पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं? बाय सेलिब्रेटिंग इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल. इसकी जो एबिलिटी है लोगों को जोड़ने की, उसको सेलिब्रेट करते हैं. या क्रिटिसाइज की बात हो रही है, यहाँ पे सेलिब्रेट आ गया, तो ये कैसे हो सकता है? बाय इग्नोरिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी. इग्नोर करके, जबकि वो सोसाइटी पे ही फोकस है, तो इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बाय हाईलाइटिंग इट्स रोल इन एग्जर्वेटिंग इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटीज. यस, है इसका राइट आंसर होगा 3. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे. How Dickens used the theme of resurrection in A Tale of Two Cities to explore human identity. Dickens ने किस तरीके से टेल ऑफ टू सिटीज में एक्सप्लोर किया ह्यूमन आइडेंटिटी को? बाय पोर्ट्रेटिंग रिसरेक्शन एज अ प्योरली रिलीजियस कॉन्सेप्ट. ये तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखनी ही पड़ेगी. बाय फोकसिंग ऑन रिसरेक्शन एज अ लिटरल इवेंट रेदर देन अ मेटाफोरिकल वन. By using characters like Dr. Manette and Cindy Curtin to symbolize personal information and redemption. Yes, सी इसका राइट आंसर होगा. एक्सप्लेनेशन एक बार इसकी देख लेते हैं. In A Tale of Two Cities,
Resurrection means more than just coming back to life. It's about changing for a better life, starting over after suffering, and सफर करने के बाद दोबारा से सब कुछ शुरू करना, finding new meanings और hope in life. लाइफ में नई आशाएं ढूंढना, अपनी लाइफ को न्यू मीनिंग देखना. डॉक्टर मैनेटे हु रिकवर्स फ्रॉम इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. जो डॉक्टर मैनेटे जो कैरेक्टर्स थी वो काफी सालों तक जेल में रही थी और मेंटल ट्रोमा देखा था. ही इज रिसरेक्टेड इमोशनली एंड मेंटलिटी. उन्होंने दोबारा से अपनी जो इमोशनल मेंटलिटी थी उसको ठीक किया. ठीक है. सिडनी कार्टन who changes from a lost unhappy man into a heroic figure who sacrifices himself to save others, showing redemption. ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे. In what way does Dickens' portrayal of Madame Defarge challenge Victorian stereotype of women? जो डिकन्स ने कैरेक्टर लिया था मैडम डिफार्जी का, वो कैसे विक्टोरियन एरा में जो वुमेन के लिए स्टोरीटाइप थे. स्टोरीटाइप का क्या मीनिंग है? जो एक सोच बांध लेते हैं ना कि वुमेन ऐसी होती है ऐसी होती है, उसको चैलेंज किया. कैसे क्या? बाय शोइंग हर अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ द रिवॉल्यूशन, बाय पोर्ट्रेइंग हर एज अ रिवोल्यूशनरी लीडर एंड इंटेलेक्चुअल एंड ऑर्गेनाइजर स्किल्स. ये देखिए चैलेंज की बात हो रही है विक्टोरियन एरा में, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें कल्चरल था सब कुछ. तो उस टाइम की वुमेन कैसी होगी? दबी दबी, सबमिसिव. और अगर डिकेंस ने चैलेंज किया तो डेफिनेटली इसका अपोजिट होगा. इसमें देखिए पैसिव की बात हो रही है, इसमें डोमेस्टिक रोल एज अ वाइफ की बात हो रही है, इसमें सबमिसिव की बात हो रही है. ये तीनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं. इसमें अलग क्या है? बी. तो आप इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं 33 पे. Evaluate the significance of the opening lines, A Tale of Two Cities. It was the best of times, it was the worst of time in reflecting the Victorian social divide. जो पोएम की स्टार्टिंग थी A Tale of Two Cities, उसकी जो अपनी लाइन थी ना, It was the best of time, it was the worst of time, इसको इवेल्युएट करना है कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था विक्टोरियन सोशल डिवाइड में. They focus solely on the optimism of the Victorian era. They focus solely on the optimism of the Victorian era. Tale of Two Cities, ये मॉडर्निज्म था. क्या मॉडर्निज्म ऑप्टिमिज्म था? नहीं था. ये हमने बहुत बार अभी पढ़ा है ऑप्शन में. दे हाईलाइट द ड्युअलिटी ऑफ प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी इन विक्टोरियन इंग्लैंड. यस, ये इसका राइट आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, और मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. How does Dickens' depiction of the French Revolution in A Tale of Two Cities reflect their apprehension about revolutionary movement? जो A Tale of Two Cities जो कि डिकन्स ने लिखी थी, वो किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिपिक्ट करता है. By presenting the revolution as a peaceful transition. क्या उन्होंने रिवॉल्यूशन को पीसफुल ट्रांजिशन दिखाया था? नहीं, उन्होंने बोला था कि किस तरीके से जो मोब है वो लो से अलग चले जाते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. बाय प्रोटेक्टिंग द रिवॉल्यूशन एज अ चोटिक एंड वॉलेंट ब्लड बाथ. यस, उन्होंने दिखाया कि कैसे वॉलेंट हो जाते हैं मोब. तो यही इसका राइट आंसर होगा 34 का बी. 35 पे आते हैं. एनालाइज द रोल ऑफ लूसी मैनेटे एज द गोल्डन थ्रेड इन द नोवेल. हाउ डज हर कैरेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इंटरकनेक्शन ऑफ द प्लॉट. जो नोवेल थी गोल्डन थ्रेड, उसमें कैरेक्टर था लूसी मैनेटे, वो किस तरीके से इस कैरेक्टर को इंटरकनेक्शन को दिखाता है. आगे इसके एक्सप्लेनेशन है, आंसर देख लेते हैं. सी यूनाइट्स डिस्पैरेट कैरेक्टर्स एंड प्रोवाइड्स इमोशनल स्टेबिलिटी. ये इसका राइट आंसर है. पैसिव नहीं थी. डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी. अगर डिस्कनेक्टेड होती तो शायद आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता उनका. एक्टिवली लीड्स द रिवॉल्यूशन. आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं एक बार. इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, लूसी मैनेटे इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन थ्रेड बिकॉज शी कनेक्ट मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स इमोशनली. शी ब्रिंग्स होप, लव एंड हीलिंग टू पीपल हु आर ब्रोकन और सफरिंग. Her love helps Dr. Manette recover from trauma. Her kindness inspires Sidney Curtin to change and find meaning in his life. Sidney Curtin भी एक कैरेक्टर ही था. Her family becomes a center of warmth and peace in the middle of chaos. आगे बढ़ते हैं 36 पे. How does Dickens use the double motive in A Tale of Two Cities to explore themes of surrogacy and sacrifice?
इसमें जो वर्ड आया था डबल, इन्होंने कैसे अपने जो नोवेल थी टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें सरोगेसी एंड सैक्रिफाइस की थीम को एक्सप्लोर किया। By portraying them as rivals with no deeper connection, by contrasting their physical resemblance and moral differences leading to Curtin's ultimate sacrifice. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी ही होगा। आगे पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जरूरी है। इन अ टेल ऑफ टू सिटीज डिकन्स यूजेस डबल मोटिव। इसका मीनिंग क्या था? मीनिंग टू कैरेक्टर्स हु लुक अलाइक टू एक्सप्लोर बिग आइडियाज, यानी कि दो कैरेक्टर और जिनके आइडियाज सेम होते हैं। सरोगेसी का क्या मीनिंग है? वन पर्सन स्टैंडिंग इन अदर इन प्लेस ऑफ अनदर। Sacrifice, giving up something important for someone else. The two main doubles are Sidney Curtin and Charles Darnell. ये दोनों क्या थे? सेम थे। They look very similar, but they are very different inside. वो सिमिलर थे, दिखते थे, लेकिन अंदर से उनका बिहेवियर अलग था। डार्ने था जो नोबल था और होपफुल था, और कर्टन क्या था? लोस्ट था, वर्थलेस था और वेस्टेड था। ठीक है। कर्टन sacrifices his life to save Darnay. He uses their physical similarity to secretly take Darnay's place at the guillotine. This act turns Curtin into a hero, giving meaning to his life through selfless love. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। Evaluate Dickens' criticism of the Victorian age of progress through his later novels, including A Tale of Two Cities. जो डिकेंस ने क्रिटिसाइज में किया था विक्टोरियन को एज ऑफ प्रोग्रेस में, ओके, इवैल्यूएट डिकेंस क्रिटिसिज्म ऑफ द विक्टोरियन एज ऑफ प्रोग्रेस थ्रू हिज लेटर नोवेल्स। ओके, जो एज ऑफ प्रोग्रेस थी इसको डिकेंस ने क्रिटिसाइज किया था, क्या लिख के? अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसको इवैल्यूएट करना है। He dismisses the Victorian era as entirely regressive. He celebrates the era's material prosperity without critic. He avoids addressing the social issues of the time. He critiques the complacency and materialism of the age while acknowledging its achievement. Yes, D ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस लिव्ड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज ऑफ प्रोग्रेस एट अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंटिफिक एडवांसेस, अर्बन डेवलपमेंट, राइजिंग वेल्थ, बट इन हिज लेटर नॉवेल्स इंक्लूडिंग अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें क्या था? हार्ड टाइम्स था, ब्लीक हाउस। डिकेंस शोज दैट प्रोग्रेस वाज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, स्पेशली फॉर द पुअर, द वर्किंग क्लास, चिल्ड्रन एंड वुमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हाउ डज डिकेंस पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी एंड ह्यूमिलिटेशन इन्फ्लुएंसेस हिज पोर्ट्रेयल ऑफ सोशल इनजस्टिस इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। जो डिकेंस ने लिखे थे ना टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें किस तरीके से उन्होंने पॉवर्टी और ह्यूमिलिएशन को इन्फ्लुएंस किया? बाय vividly depicting the suffering of the oppressed and the cruelty of the aristocracy, by focusing solely on the lives of the wealthy, by romanticizing the struggles of the poor, ये पॉसिबल है क्या? by ignoring social injustice together, इग्नोर नहीं, वो इस पे फोकस्ड थे। by focusing solely on the lives of wealthy, क्या वो सिर्फ वेल्थी लोग थे, अमीर लोग तो उन पर फोकस्ड नहीं? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 39 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ भी घुमा के दे देना, आप याद रखिए कि इनके वर्क क्या थे, किस चीज के ऊपर ही फोकस्ड थे। इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, हाउ डज डिकेंस कॉन्ट्रास्ट द सेटिंग ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस टू हाईलाइट सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज। किस तरीके से इन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस को यूज किया सोशल और पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज को हाईलाइट करने के लिए? बाय इग्नोरिंग द डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज, बाय पोर्ट्रेटिंग बोथ कंट्रीज एज इक्वल स्टेबल, नहीं, बाय शोइंग इंग्लैंड एज पीसफुल एंड फ्रांस एज चोटिक एंड रिवोल्यूशनरी। यस, इन्होंने, आपने भी पढ़ा है ना फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये उसी के बेस पर था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आगे बढ़ते हैं। हाउ डज डिकेंस पोर्ट्रेयल ऑफ सिडनी कर्टन्स कैरेक्टर, हमने पढ़ा, sacrifice reflect his views on redemption and self-worth by showing Curtin's sacrifice as meaningless। जो उन्होंने ये दिखाया कि जो कर्टन्स का sacrifice थे meaningless थे, नो,
By portraying Curtain sacrifice as a redemptive act that gives his life purpose. Yes, 20 का राइट आंसर होगा. एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आप भूलो ना, और नहीं आता तो भी आएगा. How does Webster's portrayal of Victoria in The White Devil challenge traditional notions of morality in Jacobin drama? इसमें दो चीजों की बात हो रही है. जो वेबस्टर का जो पोर्ट्रेल था विक्टोरिया इन द वाइट डेविल challenge traditional notions of morality in Jacobin drama by focusing solely on her role as a courtesan, by presenting her as a purely evil without redeeming qualities, by portraying her as a victim of societal oppression, by emphasizing her beauty and ambition alongside her guilt. तो इसका आंसर होगा सी, by portraying her as a victim of societal oppression. इनके बारे में आपको नहीं पता होगा तो एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तभी आपको समझ आएगा कि क्या है. इन द वाइट डेविल बाय जॉन वेबस्टर. वाइट डेविल जो नॉवल है किसने लिखी है? जॉन वेबस्टर ने लिखी है. विक्टोरिया इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, नॉट जस्ट अ सिंपल गुड और बैड वुमेन लाइक इन मैनी जैकोबिन ड्रामास. जो जैकोबिन ड्रामास थे उसमें वुमेन का कैरेक्टर कैसा, ये ना ये वुमेन लिटरेचर की बात हो रही है. आगे के जो भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 40 से 50 सारे ह्यूमन लिटरेचर पे बेस है कि जो जैकोबिन ड्रामास में जो वुमेन को दिखाते थे या तो वुमेन अच्छी होती थी या वुमेन बुरी होती थी, लेकिन जो द वाइट डेविल जो बुक है उसमें विक्टोरिया क्या कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. वेबस्टर चैलेंजेस ट्रेडिशनल आइडियाज बाय शोइंग हर ब्यूटी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. इसमें क्या था, विक्टोरिया बोल्ड थी, इंटेलिजेंट थी, स्पीक्स और अपने लिए बोलती थी. वो एम्बिशियस थी जो कि एक अच्छे व्यूमन में एक अच्छे ट्रेड के तौर पर नहीं देखा जाता था. शी इज इन्वॉल्व इन अ मर्डर प्लॉट, वो एक मर्डर प्लॉट में इन्वॉल्व हुई थी एज अ कैरेक्टर. सो शी इज नॉट इनोसेंट नहीं थी, बट शी इज नॉट प्योरली एविल एदर. यानी मर्डर अगर किया था तो उसके पीछे कोई रीजन था. She is treated unfairly and judged more harshly because she is a woman. उनको क्यों ज्यादा टॉर्चर किया गया था? क्योंकि वो एक woman थी. This mix of guilt, power, charm and oppression makes her a more realistic and human character, not just a stereotype. ठीक है, तो आगे आपको पता चला विक्टोरिया में क्या कैरेक्टर था. What does the structural weakness in the Duchess of Malfi reveal about Webster's priorities as a dramatist? what is the structural weakness in the Duchess of Malfi? जो in the Duchess of Malfi थी उसमें क्या structural weakness को रिवील किया गया वेबस्टर प्रायोरिटीज में एज अ ड्रामेटिस्ट. His inability to create compelling tragic heroes, his reliance of supernatural element to drive the narrative, his focus on character development over plot, his preference for poetic language, dramatic coherence. तो इसका आंसर होगा सी, his focus on character development over plot. वो character development पे ज्यादा फोकस करते थे, ना कि जो स्टोरी चल रही है प्लॉट चल रहा है उस पर. तो इस बुक के बारे में पढ़ते क्या था. इन द डचेस ऑफ माल्फी Many critics say that the structure of the play feels uneven, यानी कि जो प्ले का स्ट्रक्चर चल रहा था अनइवन था, बेतुका था, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ. सम इवेंट्स सीम रश्ड, कुछ इवेंट्स थे जो कि जल्दबाजी में कर दिए गए और द प्लॉट डजंट फॉलो अ स्मूथ ट्रेडिशनल ट्रेजिक शेप. बट दिस स्ट्रक्चरल वीकनेस इज नॉट बिकॉज वेबस्टर कुड नॉट राइट वेल. वो इसलिए नहीं था क्योंकि वेबस्टर अच्छे से नहीं लिख पा रहा था. इंस्टेड इट शोज दैट व्हाट ही केयर्ड मोस्ट अबाउट, बल्कि ये दिखा रहा था कि उनको प्लॉट से ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस थे. ही फोकस मोर ऑन डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पेशली द डचेस हु इज अ स्ट्रॉन्ग मोरल एंड डिग्निफाइड, हर ब्रदर्स हु आर cruel and corrupted by power, the emotional and psychological struggle of the character. He uses the story to explore themes like corruption, power, madness and human dignity. So the play may not be perfectly structured, but it's powerful and memorable because of its strong, complex characters. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. How does Webster use of horror in the Duchess of Malfi differ from earlier revenge tragedies? जो पहले जो रिवेंज ट्रेजेडीज होती थी उसमें उसके अकॉर्डिंग द डचेस ऑफ माल्फी कैसे डिफर करता था इन द सेंस ऑफ हॉरर. इट इज यूज्ड टू ग्लोरीफाई द एवेंजर्स रेदर देन द विक्टिम. इट रिलाइज सोली ऑन सुपरनैचुरल एलिमेंट्स. इट सर्व्स टू हाईलाइट मोरल जस्टिस रेदर देन इट अवॉइड्स फिजिकल वायलेंस एंटायरली. इसका आंसर होगा 3. इट सर्व्स द हाईलाइट मोरल जस्टिस. आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है, अलग है.
इन अर्लियर रिवेंज स्ट्रेटजीज, रिवेंज का मतलब क्या है, बदला लेने वाली चीजें, लाइक दोस्त बाय थॉमस किड और इवन अर्ली शेक्सपियर, हॉरर एंड वॉयलेंस वर ओपन यूज मेनली फॉर एंटरटेनमेंट। जो हॉरर यूज हो रही थी, वॉयलेंट यूज होती थी, वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज होती थी, जिसमें ड्रामेटिक किलिंग्स होते थे, घोस्ट होते थे और ब्लडी रिवेंज होते थे। लेकिन जो द डचेस ऑफ माल्फी है, जो कि जॉन वेबस्टर ने लिखी है, उसने हॉरर किस लिए यूज किया, डीपर मोर मीनिंगफुल वे में। कैसे, द वॉयलेंस एंड क्रूरल्टी लाइक द डचेस मर्डर ऑफ द मैड्समैन सीन आर नॉट जस्ट फॉर शॉक, दे जस्ट शो द करप्शन एंड क्रूरल्टी ऑफ दोस इन पावर। यानी कि इन्होंने जो मर्डर का यूज किया, इसमें जो सोसाइटी में करप्शन चल रहा है उसके ऊपर किया। ठीक है, जो पहले के रिवेंज स्ट्रेटजीज थी उसमें एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा था, जैसे कि आज के हम कुछ मूवीज देखते हैं, उसमें एज ए एंटरटेनमेंट यूज हो रहा है, मर्डर भी। लेकिन द डचेस ऑफ माल्फी में एज एंटरटेनमेंट यूज नहीं होता था, राइट और रॉन्ग पर होता था, मोरल फेरियल जब वर्ल्ड में हो रहा था उसके बेस पर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। In what way does Webster's depiction of Bosola in the Duchess of Malfi reflect the complexity of Jacobin character? जो द डचेस ऑफ माल्फी थी, उसमें जो बोसोला थी, वो कैसे जैकोबिन कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। बोसोला इज पोर्ट्रेड एज प्योरली एविल विद नो रिडीमिंग क्वालिटी। बोसोला इज अ कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट with the tragedy. Bosola actions are driven by societal oppression and personal ambition. Yes, C इसका राइट आंसर होगा। आगे पढ़ते हैं इस कैरेक्टर के बारे में कि बोसोला क्या थी। The Duchess of Malfi, Bosola is one of the most complex character and that's very typical of Jacobin drama, which often shows character with mixed motive and moral conflict. जो वेबस्टर ने थे, उन्होंने बोसोला कैरेक्टर को क्या कैसे दिखाया, वो इंटेलिजेंट थे, थॉटफुल थे एंड इवन फिलोसॉफिकल भी थे। बट ही ऑल्सो वर्क्स एज अ स्पाई, वो क्या एक जासूस की तरह काम, एज अ जासूस काम करते थे, एजेंट थे करप्ट के लिए। ही फील्ड ट्रैप्ड बाय द करप्ट सोसाइटी, वो करप्ट सोसाइटी में जो रह रहे थे, वो लगता था कि पता नहीं कैसी सोसाइटी में या ट्रैप्ड हो गया हूँ, या मनी एंड स्टेटस देख के लोग प्यार या नफरत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 ये 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे, हाउ डज वेबस्टर ट्रीटमेंट ऑफ रिवेंज इन द डचेस ऑफ माल्फी सबवर्ट ट्रेडिशनल रिवेंज प्ले ट्रॉप्स। किस तरीके से जो वेबस्टर्स थे, उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ रिवेंज जो कि इनकी बुक थी, और जो द डचेस ऑफ माल्फी सबवर्ट, उसमें कैसे ट्रेडिशनल जो टॉप्स थे उनको प्ले किया। बाय एलिमिनेटिंग द सुपरनैचुरल एलिमेंट एंटायरली, by glorifying the Avengers and their motives, by focusing on the victims suffering rather than the Avengers stuff. Yes, ये दिखाते थे कि जो victims थे, अगर वो इन्होंने बताया कि एक लेडी थी, उसने मर्डर किया था और मर्डर के पीछे भी वजह थी, तो जो victims था वो क्या सफर कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके बारे में फोकस्ड थे। आप इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। 46, इवेलुएट The significance of Webster's focus on societal operation in his tragedies. जो Webster's थे, उन्होंने societal operation में कैसे फोकस किया। It undermines the traditional structure of revenge plays. It glorifies the action of machiavellian villains. It diminishes the emotional impact of his character. It highlights the moral decay of Jacobin society. जैकोबिन सोसाइटी में क्या था, व्यूमेन को कैसे दिखाया जाता था, सबमिटिव, गुड या बैड। बट जो वेबस्टर्स थे, उन्होंने इस थीम को चैलेंज किया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 पे, हाउ डज वेबस्टर यूज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज इन द डचेस ऑफ माल्फी इनहेंस द ट्रेजिक एटमोसफेयर। जो वेबस्टर की जो लैंग्वेज जो इन्होंने यूज की द डचेस ऑफ माल्फी में, वो कैसे ट्रेजिक एटमोसफेयर को इनहेंस करती हैं। बाय डिस्ट्रैक्टिंग द ऑडियंस फ्रॉम द प्लॉट वीकनेस, नहीं, बाय एम्फेस, अगर इतनी वीकनेस हो तो पढ़ता क्यों कोई। बाय एम्फेसाइजिंग द सुपरनैचुरल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, बाय ग्लोरीफाइंग द एवेंजर्स मोटिव, बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ब्यूटी एडमिट्स द हॉरर। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा, डी। आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ना।
48 assess the impact of Webster pessimistic world view on the themes of his plays. जो वेबस्टर की जो वेबस्टर पेसिमिस्ट थे उनके जो इम्पैक्ट थे वो क्या थे, कैसे थे इनके प्लेस में, किस तरह की उनकी थीम्स थी. It undermines the moral justice inherent in revenge plays. It makes his character one-dimensional and predictable. It creates a sense of unrelieved gloom and despair. Yes, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ग्लूम है, जो सैडनेस है, वो किस तरीके से वर्क करती है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 पे. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. हाउ डज वेबस्टर पोर्ट्रेयल ऑफ द डचेस इन द डचेस ऑफ माल्फी रिडिफाइन द रोल ऑफ वुमेन इन जैकोबिन ट्रेजेडी. जो डचेस थी उनका जो बुक में द डचेस ऑफ माल्फी में जो डचेस का कैरेक्टर था वो कैसे रोल ऑफ वुमेन को रिडिफाइन करता है जैकोबिन ट्रेजेडी में. बाय प्रेजेंटिंग हर एज अ पैसिव विक्टिम ऑफ फेट. क्या डचेस का कैरेक्टर पैसिव था? नो, वो एक्टिव थी. बाय फोकसिंग सोली ऑन अ रोमांटिक रिलेशनशिप. क्या उसमें रोमांटिक रिलेशनशिप की बात थी? बाय पोर्ट्रेटिंग हर एज अ मैकियावेलियन विलन. उनको विलन नहीं बताया गया था, बिल्कुल भी नहीं. बाय एम्फसाइजिंग हर स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ ऑपरेशन. डी का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50. Evaluate the effectiveness of Webster's use of dramatic relief in his tragedies. जो वेबस्टर ने जो ड्रामेटिक रिलीफ का यूज किया है उसका क्या इफेक्टिवनेस थी. It provides subtle contrast that enhance the emotional impact. It undermines the seriousness of the theme. Seriousness of the theme अंडरमाइन करता है? नहीं. इट सर्व्स एज कॉमिक रिलीफ टू द राइटर. क्या वो एक कॉमिक रिलीफ थी? उसमें मर्डर की बात हो रही है तो कॉमिक रिलीफ कैसे हो सकता है जबकि एक डीप वे में होता था. इट डिसरप्टेड द ट्रेजिक टेंशन एंड वीकन्स द नैरेटिव. बल्कि इसमें नैरेटिव ही स्ट्रॉन्ग था. तो इसका आंसर क्या होगा? ए. ये इसके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं. और एक बात और, अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले. इट वर्क्स फॉर मी एज अ मोटिवेशन. और कमेंट में भी बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी. तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. हैव अ गुड डे. बाय.